Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ाई की थी, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ एंड इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो द नेक्स्ट टर्म इज द मॉडिफाइड अलील और अनमॉडिफाइड अलील। This is unmodified allele. What is unmodified allele or wild allele or original allele? तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी अलील जो ओरिजिनल है, ऐसी अलील जो वाइल्ड है, ऐसी अलील जो अनमॉडिफाइड है, मतलब मॉडिफिकेशन उसमें नहीं हुआ, वो शुरुआत में जैसी थी वैसी की वैसी आज भी मौजूद है। ज़्यादातर वाइल्ड अलील्स या अनमॉडिफाइड अलील्स डोमिनेंट अलील्स होती हैं। सो अनमॉडिफाइड अलील्स, वाइल्ड अलील्स और ओरिजिनल टाइप्स ऑफ अलील्स डोमिनेंट अलील्स हैं। दे आर जनरली डोमिनेंट अलील्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से ही नेचर में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। एक अलील होती है मॉडिफाइड अलील्स। अब ये जो मॉडिफिकेशन है इसका कारण है म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? रैंडम चेंज, सडन चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, रैंडम चेंज इन डीएनए, एकदम से डीएनए में बदलाव आना म्यूटेशन कहलाता है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूटेशन। Generally, modified allele is recessive alleles. Modified alleles को हम क्या कहते हैं? Recessive alleles. Unmodified alleles generally dominant alleles. अब ये बात NCERT ने बहुत खूबसूरती से समझाई है, तो हम NCERT के कंसेप्ट से इस बात को समझते हैं। जैसे छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी। हमें ये पता है कि एक जीन के दो अलीलिक फॉर्म हो सकते हैं, दो अलील्स होती हैं। किसमें होती हैं? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि टू कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, टू कॉपीज प्रेजेंट होती है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। ये बात हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब हम ये देखें कि एक जीन एक एंजाइम बनाएगा, एक एंजाइम बनाएगा, राइट? और एक एंजाइम एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। क्या है जीन? जीन इज स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। छोटा सा सेगमेंट या फ्रैगमेंट, छोटा सा टुकड़ा है डीएनए का। क्लियर? अब डीएनए जो है ये एमआरएनए बनाता है या आरएनए बनाता है। सिंपल, आरएनए प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो पॉलीपेप्टाइड जो है प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स की चेन से बनने वाले हैं एंजाइम्स। सो जो एंजाइम्स हैं ये बन गए। अब ये जो एंजाइम है, एक एंजाइम एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए जिम्मेदार है। कैसे हो सकता है? ये कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब हम बात करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट रिलेशनशिप की, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके, पूरा लिख देती हूं तो आसानी से समझ आएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है
और बाइंड करके ट्रांसफॉर्म करता है, सबस्ट्रेट को बदल देता है और बनाता है प्रोडक्ट। और क्या बनाता है? प्रोडक्ट। क्लियर है ये बात? प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे एक्सप्रेशन या कैरेक्टर का एक्सप्रेस होना कैरेक्टर का सिंपल या ट्रेट का एक्सप्रेस होना। अब अगर नॉर्मल एंजाइम बन रहा है तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा नॉर्मल एंजाइम के केस में। बट अगर एंजाइम बदलेगा तो जो कैरेक्टर है उसके एक्सप्रेशन में भी चेंजेस आएंगे। तो कुछ कंडीशन हम पढ़ते हैं। पहली कंडीशन हम ये देखते हैं कि जो एंजाइम है वो नॉर्मल बन रहा है, तो नॉर्मल एंजाइम कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा बिना दिक्कत किए। और ज़्यादातर अगर हम देखें कि ये जो जीन है या फिर हम ये कह सकते हैं जो अलील है ये डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करा रही है, दैट इज द नॉर्मल फॉर्म, दैट वाज द वाइल्ड फॉर्म। अब अगर डीएनए में वेरिएशन आया, म्यूटेशन हुआ, डीएनए में म्यूटेशन हुआ, डीएनए बना होता है बेस पेयर से, पेंटोज शुगर से, नाइट्रोजनस बेस पेयर, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरस। क्लियर? अब अगर बेस पेयर में डीएनए के बदलाव आया तो बदलाव आने से अलग अलग केस हो सकते हैं, बदलाव आने से अलग अलग केस बनेंगे। केस वन अनमॉडिफाइड allele is equal to modified allele। डीएनए में बदलाव तो हुआ बट बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुआ। तो जब बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुआ तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा, नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, या लेस एफिशिएंट होगा एंजाइम, या एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा, या तो नॉर्मल एंजाइम बनेगा या फिर लेस एफिशिएंट एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। एंजाइम बन रहा है बट उसकी एफिशिएंसी कम है, तो नेचुरली जब एंजाइम बन रहा है उसकी एफिशिएंसी कम है, कोई बात नहीं, वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म करेगा, प्रोडक्ट बनेगा, जो एक्सप्रेशन होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन या डोमिनेंट ट्रेट का एक्सप्रेशन होगा। इसीलिए हम बोलेंगे अनमॉडिफाइड allele, वाइल्ड एलील, ओरिजिनल एलील इज इक्वल टू मॉडिफाइड एलील। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा म्यूटेशन नहीं हुआ है। अब म्यूटेशन ज्यादा हो गया, अब म्यूटेशन ज्यादा है तो ज्यादा म्यूटेशन से केस 2 बन सकता है और केस 3 बन सकता है। केस 2 में म्यूटेशन की वजह से लेस, यहाँ पे तो लेस एफिशिएंट बनेगा एंजाइम, यहाँ पे इनएफिशिएंट एंजाइम बना, या बना नॉन फंक्शनल एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम, या नेक्स्ट केस में बना नो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। तो इन दोनों केस में क्या होगा, जब एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं हुई तो ये सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया या पाएगा, और जब सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, जो ओरिजिनली प्रोडक्ट था वो नहीं बन पाएगा, वो मॉडिफाइड बनेगा। और इसी कारण, इसी म्यूटेशन के कारण जब एंजाइम की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है वो या तो नहीं बन पाता या नॉन फंक्शनल बनता है, तो वो प्रोडक्ट नहीं बन पाता जो ओरिजिनल बनना चाहिए था, वो चेंज हो जाता है। और यही कारण है जो एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है, और इसी कारण बनती है रिसेसिव अलील्स। और इसी कारण यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि ये जो कंडीशन हो जाएंगी ये हो जाएंगी मॉडिफाइड अलील की। अलील के मॉडिफिकेशन से एंजाइम प्रभावित हुआ और एंजाइम के प्रभावित होने से प्रोडक्ट प्रभावित हो गया।
क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द मॉडिफाइड एंड अनमॉडिफाइड अलील, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कैरेक्टर डोमिनेंट और रेसेसिव क्यों होते हैं, उसका कारण ही एंजाइम है। वो एंजाइम नहीं बनेगा तो कैरेक्टर रेसेसिव होगा, और बनेगा जैसा बन रहा था तो डोमिनेंट कैरेक्टर बनते चले जाएंगे। इसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाइब्रिड विगर हिट्रोसिस। सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग, सुपीरियरिटी, सुपीरियर होना किसका? ऑफस्प्रिंग का, ओवर बोथ इट्स पेरेंट्स। किसी ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट से ज्यादा बेहतर होना, दैट इज हिट्रोसिस, सुपीरियर होना। अब हम ये देखते हैं कि हमने पेरेंट ऐसे लिए जिनमें अच्छी क्वालिटीज थी। मान लीजिए ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ये दोनों ही सुपीरियर क्वालिटी के अपने आप में पेरेंट्स थे। तो जब इनसे कॉम्बिनेशन बनाया गया, ऑफस्प्रिंग बनाई गई, तो इनसे बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग थी, इनसे बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग्स थी या सिंगल ऑफस्प्रिंग थी, एस नहीं लगाते हैं तो इजीली समझ में आएगा, तो इनसे बनने वाली जो ऑफस्प्रिंग थी वो दोनों पेरेंट्स से ज्यादा बेहतरीन थी। कैसे बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए पेरेंट 1 में कोई अच्छे कैरेक्टर हैं ए बी, सुपीरियर कैरेक्टर्स, और पेरेंट 2 में सी एंड डी है, तो जो ऑफस्प्रिंग बन रही है उसमें मान लीजिए ए बी सी डी चारों कैरेक्टर आ गए, या ए बी डी आ गया, 3 आ गए, या मान लीजिए ए बी सी आ गया, या मान लीजिए सी डी ए आ गया, कोई भी आ गया कैरेक्टर, तो ये जो ऑफस्प्रिंग है ये दोनों पेरेंट से ज्यादा बेहतर मानी जाएगी। ये जो ऑफस्प्रिंग है ये हाइब्रिड है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइब्रिड ज्यादा बेहतरीन है, अपने पेरेंट से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है, सुपीरियर है। तो जब हिट्रोसिस या हाइब्रिड विगर की बात करते हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होती है। शल नाम के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को समझाया था। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सुपीरियर क्वालिटी किसको मानते हैं? जहां पे डोमिनेंट ज्यादा कैरेक्टर्स हों, डोमिनेंट कैरेक्टर्स ज्यादा दिखाई दें, वो क्वालिटी सुपीरियर क्वालिटी होती है, चाहे वो किसी भी पेरेंट में हो, मेल में हो या फीमेल में हो। मान लीजिए जैसे हम कैटल्स की बात करते हैं, जानवरों में हम देखें तो एक काऊ की वैरायटी में फीमेल में अच्छी बात क्या होनी चाहिए? उसमें लैक्टेशन अच्छा होना चाहिए, वो हेल्दी होनी चाहिए, रेजिस्टेंट टू डिजीज होने चाहिए। वहीं अगर हम मेल कैटल की बात करें तो उसके स्पर्म की प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। दोनों की बात करें तो वो स्ट्रांग होने चाहिए, फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, उनमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अगर ये क्वालिटी सारी ऑफस्प्रिंग में आ जाती है तो वो पेरेंट से ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि जो हाइब्रिड विगर है वो हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ाते हैं। कैसे? इट इज ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी। मान लीजिए हम यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, कैपिटल ए हमने डोमिनेंट लिया, स्मॉल बी रिसेसिव, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। इन दोनों को क्रॉस कराया तो इनके दोनों के क्रॉस होने से जो ऑफस्प्रिंग आएगी तो उसमें मान लीजिए कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन का फायदा क्या है? इस कंडीशन का बिल्कुल फायदा है, इस पेरेंट में एक ही डोमिनेंट था, एक ही डोमिनेंट कैरेक्टर था, इसमें भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, बट जो ऑफस्प्रिंग बनी उसमें एक डोमिनेंट कैरेक्टर और दूसरा डोमिनेंट कैरेक्टर, 2 डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसकी सुपीरियरिटी दोनों पेरेंट से ज्यादा हो गई, साथ साथ में हेट्रोजाइगोसिटी भी ज्यादा होगी।
क्लियर? तो इसी को ही हम बोलेंगे हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस। नेक्स्ट कंडीशन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर ड्यू टू इनब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पहले इस टर्म को समझे, इनब्रीडिंग, इन मतलब विद इन, ब्रीड कराना यानी कि उनको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कराना, इनब्रीडिंग। अगर ब्रीडिंग क्लोज रिलेटिव्स में कराई गई है, दैट इज इनब्रीडिंग। जैसे कजन्स में शादी हो जाना, इनब्रीडिंग। या फिर अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो एक ही प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होते रहना जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दैट इज ऑल्सो इनब्रीडिंग और द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इन दोनों केस में हम क्या देखते हैं, इन दोनों ही केस में हम ये देखते हैं कि इनब्रीडिंग जब शुरुआत में होती है, फैमिली में, क्लोज रिलेशन में, कजन्स में शादियां हो जाती है, तो शुरुआत में हेटेरोजाइगोसिटी रहती है, यानी कि सुपीरियर क्वालिटी रहती है। अगर ये सुपीरियर क्वालिटी बार बार जनरेशन बनाती रहेगी तो किसी ना किसी जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे, होमोजाइगोसिटी आने लग जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर, और इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर देखें या क्वांटिटेटिव बैकग्राउंड्स पे देखें, स्ट्रेंथ पे देखें, तो सारी चीजें लॉस होने लग जाएंगी, प्रोडक्टिविटी लॉस होगी, नेचुरल सी बात है। किस तरीके से देख सकते हैं, हाइब्रिड विगर की कंडीशन हमने पढ़ी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, दोनों हमने सेम क्यों लिखा है, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज रिलेटिव्स में इनब्रीडिंग कराई गई है, क्लोज रिलेटिव में शादी करा दी गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पे किसी ना किसी जनरेशन में आगे जाके कुछ ऐसे कैरेक्टर सामने आएंगे जिसमें केवल रेसेसिव दिखाई देंगे, ए बी बी, डोमिनेंट कैरेक्टर एक भी नहीं है, यहाँ पे एक डोमिनेंट कैरेक्टर था, यहाँ पे दो थे, शुरुआत में दो डोमिनेंट थे, यहाँ पे भी सेम दो डोमिनेंट है, बट यहाँ पे एक भी डोमिनेंट नहीं है, जीरो डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ऐसे में रेसेसिव कैरेक्टर्स, ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर्स ज्यादा अपीयर होने लग जाते हैं, और इसको हम कहते हैं होमोजाइगोसिटी, रेसेसिव होमोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगोसिटी का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से सुपीरियर बनना, यहाँ पे होमोजाइगोसिटी का मतलब है कि ये इंफीरियर हो रहा है, सुपीरियर नहीं बन रहा है। जीनोम, टोटल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन मोनोप्लॉइड हैप्लॉइड सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जीनोम को अगर हम नॉर्मली बोलें तो बोलेंगे हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स है, 23 और 23, तो ये हाफ सेट इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसी को हम क्या बोलेंगे, जीनोम। तो जीनोम बड़ा होता है क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम जीन से बड़ा होता है, जीन न्यूक्लियोटाइड से बड़ा होता है, और न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस से बड़ा होता है। क्लियर? तो एक सीक्वेंस है कि किस तरीके से जीनोम बना होगा। तो अगर उसको देखें तो नाइट्रोजनस बेसेस बहुत सारे हैं, जैसे थाइमीन एक्सेट्रा, यूरेसिल, तो ये सारी चीजें जुड़ी, इन्होंने न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स ने जीन बनाए। जीन क्या है, डीएनए का छोटा सा टुकड़ा, जीन के साथ आगे चल के बने क्रोमोसोम। जब हम क्रोमोसोम को तोड़ते हैं तो क्रोमोसोम टूट के क्या बनाता है, क्रोमोसोम टूट के बनाता है डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। सो नाइट्रोजनस बेसेस
एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरेसिल एक्सेट्रा, इनसे बने न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? फिर न्यूक्लियोटाइड ने बनाए जीन, जीन्स के कॉम्बिनेशन से बने क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से बना जीनोम, दैट इज द हिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम या हिप्लॉयड सेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो इट इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट टर्म्स। जितनी भी टर्म्स पढ़ी हैं वो इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है, और अगर सिंगल अगर हम इनको देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हमने चीज़ पढ़ी है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज वाइल्ड एलील और द मॉडिफाइड एलील।